Hello students. Today we are going to start our next topic in the gravitation chapter. Okay. बट पहले हम लोगों को ये देखना है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी ऑलरेडी कर रखा है. वी हैव स्टडी अबाउट व्हाट इज द ग्रेविटेशन, व्हाट इज द ग्रेविटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके. इफ द वेयर इज द ग्रेविटेशन वर्ड्स कम फ्रॉम. ओके. फिर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि भाई ये टॉपिक्स जो है वो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं. Okay. And then the last topic we have studied in the previous lecture is that the Newton's universal law of gravitation, that is also called as the Newton's fourth law. Okay. So उसके अंदर जनरली क्या था, चैप्टर के हमने टॉपिक के अंदर देखा था कि भाई मान लो कि कोई बॉडी है जो कि दो बॉडीज हैं, तो उसके ऊपर हमको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अप्लाइड होगा ही. सो हाउ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज विल एक्ट. ओके. सो एक तो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दो बॉडीज के बीच में कैसे डिपेंड होगा. तो एक तो होगा उसके मास के प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि एफ हम लोगों ने लास्ट में देखा था ना कि एक तो होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली यानी कि सीधा सीधा डिपेंड करेगा दोनों मासिस के प्रोडक्ट के ऊपर. यानी कि अगर एक बॉडी है तो उसका m1 है मास, देन सेकेंड बॉडी है उसका m2 मास है, और इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दूसरी बात कर रहे थे कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी बॉडी है, वो दूसरी कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. तो वो दूसरी जो चीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है डिस्टेंस. पर डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा भाई साहब, ये करेगा इनवर्सली डिपेंडेंट होगा. इनवर्सली यानी कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, ओके, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को क्या करता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा. एज रिगार्डिंग टू दैट कि अगर मैं दोनों बॉडीज के मासेस को बढ़ाते ही जा रहा हूँ, बढ़ाते ही जा रहा हूँ, बढ़ाते ही जा रहा हूँ, तो एक समय क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा धीरे 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 करके क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द मासेस ऑफ दैट बॉडीज. अगर जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा. एग्जैक्टली इनवर्स कहाँ पर होगा, डिस्टेंस के बीच में होगा. जैसे जैसे दोनों बॉडीज का डिस्टेंस मैं बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा होता जाएगा, मेरा लेस होता जाएगा. ओके. अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो इस तरह से अगर मैं ये दोनों चीज़ें को मर्ज करूँ, एक ही साथ लिखूँ, ओके, तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के डिस्टेंस के हिसाब में. तो ये हो गया मेरा डायरेक्टली इक्वेशन. ओके. यहाँ पर भी वो लिखा है सेम टू सेम. यहाँ पर देखो आप, दोनों चीज़ों को मैंने सिर्फ साथ में लिखा है. वेर अगर मेरे को प्रोपोर्शनल का साइन निकालना है, मैंने बताया था ना कल कि भाई प्रोपोर्शनल का जो साइन है, वो प्रोपोर्शनल का साइन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, दैट विल बी द प्रोवाइडेड एज द, इट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, हम जो प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ना, इसका साइन है. अब मेरे को प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू ऐड करना है. क्या करना है, इज इक्वल टू ऐड करना है. हाउ कैन आई रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन विद द इज इक्वल टू, दैट आई हैव टू एडेड सम टाइप ऑफ कांस्टेंट. अगर मेरे को कोई कांस्टेंट ऐड करूँ तो मैं प्रोपोर्शनल की साइन को इज इक्वल टू की साइन से क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ. ओके. तो मेरा इक्वेशन तो है मेरे पास, एफ इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर. अब मेरे को इज इक्वल टू से रिमूव करना है तो मेरे को कांस्टेंट ऐड करा है. तो मैं कौन सा कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ जी. अब जो जी है वही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. यहाँ पर लिखा हुआ है वेर जी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में. ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर. वीकेस्ट फोर्स है भाई, देखो अभी भी फिर भी कितना ज्यादा काम करता है. इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स. ये जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी है और साथ ही साथ रिपल्सिव भी है. ओके. जबकि ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, बाकी के सारे जो है वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है. इट इज द म्यूचुअल फोर्स. म्यूचुअल फोर्स यानी कि दोनों बॉडीज के ऊपर साथ ही साथ डिपेंड करेगा. अगर एक ए बॉडी और बी बॉडी है
तो दोनों के ऊपर डिपेंड होगा। इसका मास मैं बढ़ाऊंगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, इसका मास भी बढ़ाऊंगा तो भी बढ़ेगा। इसलिए म्यूचुअली जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। देन द फोर्थ पॉइंट इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स, यानी कि हमारी अर्थ की सेंटर में से ये फोर्स लगता है, मतलब कोई भी बॉडीज के बीच में सेंटर में से वो फोर्स अट्रैक्ट होता है। इट इज द मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहाँ पर से पता चलता है कि भाई ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर डिस्टेंस के लिए आर स्क्वायर का इस्तेमाल किया है हमने, डी स्क्वायर का इस्तेमाल किया। आप जो चाहे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, यहाँ पर ये जो है वो इनवर्स स्क्वायर वाला लॉ जो है वो अप्लाइड करता है, फॉलो करता है। ओके, मानता है उसको। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि ये जो है वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द इंटरैक्टिंग बॉडीज। ये जो है वो किसी मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ये जो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, पर किसी मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब मान लो कि फिर मैं वैक्यूम के अंदर बात कर रहा हूँ, स्पेस के अंदर बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो अप्लाइड होगा ही। ओके, अब ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, जो कि है हमारी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें सेम ही होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये जो जी की वैल्यू है वो आई कहाँ से, अब आप लोग ये सोचोगे ना कि ये सर आई कहाँ से, आप लोग आपने तो सिर्फ यहाँ पर बता दिया कि ये जी की वैल्यू है। ओके, पर ये आई कहाँ से है। तो अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ से मैं एक नई एक स्लाइड बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो मैं दिखा सकूँ। ओके, तो यहाँ जनरली जो है, ओके आप लोग देख सकते हो कि नई स्लाइड आ गई है। हम लोग नई स्लाइड को ब्लैंक कर देते हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मेट जो है वो अच्छा दिखे। चलो, ओके, और यहाँ से मैं मार्कर ले लेता हूँ। चलो, हो गया। अब हमारा जो इक्वेशन था वो था एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। इस तरह का कुछ इक्वेशन था, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था। बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मास प्रोडक्ट एंड डायरेक्टली इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस स्क्वायर प्रोपोर्शनल। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों चीज़ें जो है वो डिफाइन कर ली थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि मान लो कि ये जो जी है उसको मैं यहीं रहने दूँ। चलो, जी को मैंने यहीं रहने दिया, तो ये डी स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में है। एज पर अवर मैथमेटिक्स रूल, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली चीज़ इस तरह के पास आएगी, तो एफ इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और ये m1 इंटू m2 जो है वो इधर साइड आएंगे, तो वो कहाँ है, न्यूमरेटर में है। दैट इट विल बिकम इन द डिनोमिनेटर, दैट इज द m1 इंटू m2। तो g जो है अभी, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा, ये g क्या है भाई, g जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, और वो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ। एक तो लगा हुआ फोर्स, फोर्स, एक डिस्टेंस, और एक हो गया मास। यानी कि तीन चीज़ों के ऊपर दोनों दोनों बॉडीज का मास। ओके, ये बोथ बॉडीज, यहाँ पर लिख देता हूँ, बोथ बॉडीज। अब यहाँ देखो, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई यूनिवर्सल कांस्टेंट के लिए। तो इस तरह से फिर मैंने सारी चीज़ों को एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले ली होगी, फोर्स की, डिस्टेंस की और मास की वैल्यू ले ली होगी, और वहाँ से मैं ले आऊँगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू जो यहाँ पर है। ओके,
The value of g does not depend on the medium. The value of g same throughout the universe, hence the name. ये एक g की वैल्यू है जो सेम होगी यूनिवर्स के लिए, और उसका नाम भी सेम ही होगा क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो इसीलिए सारी जगहों पर यही नाम हम फॉलो करेंगे. ऐसा यूनिट ऑफ बी इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब ये कहाँ से आया उसके बारे में आगे बात करेंगे. इफ द टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम ईच आर सेपरेटेड बाय द. ओके चलो यहाँ पर से हम बात करते हैं यूनिट कैसे बना. हमारा ग्रेविटेशन का जो यूनिट है यानी कि फोर्स, तो फोर्स का यूनिट होगा हमारा न्यूटन. डिस्टेंस का यूनिट पता है, याद है डिस्टेंस का यूनिट भाई साहब क्या है. यहाँ एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि फिर से आपको मजा आए. ओके, तो डिस्टेंस जो है उसका यूनिट था मीटर. याद है आपको कि नहीं याद है. ओके, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर था, फोर्स का यूनिट था न्यूटन, और मास का यूनिट क्या था किलोग्राम. तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर पुट अप करता हूँ, ये इक्वेशन के अंदर एक एक चीज़ मैं पुट आउट करता हूँ. चलो, तो पहले न्यूटन हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन. डिस्टेंस का एम है, पर डिस्टेंस स्क्वायर का क्या होगा, मीटर इंटू मीटर होगा, तो वो हो जाएगा मेरा न्यूटन मीटर स्क्वायर. उसी तरह से नीचे मास 1 और मास 2 है, तो मास का यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम वो हो जाएगा मेरा किलोग्राम स्क्वायर. तो ये हो गया मेरा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और यही यूनिट तो यहाँ पर है, ये G2 माइनस लिखा है, इसका मतलब ये पर कह सकते हैं हम लोग, या क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब बात करते हैं आगे कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है, ओके, वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो 1 किलोग्राम और 1 मीटर के बीच में कितना लगेगा. तो 1 किलोग्राम और 1 मीटर का अगर डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, देन द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी द 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन. साथ ही साथ ये बात करनी है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अर्थ के ऊपर अगर 1 kg में ले लूँ, ओके, अर्थ के ऊपर, तो उसके ऊपर मेरा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितना लगेगा. 1 किलोग्राम अगर मेरा जो है ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर मेरा ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा 9.8 न्यूटन जितना ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मेरा लगेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है. दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज द ग्रेविटीज कांस्टेंट, और इट विल बी ऑल्सो कंसिडर एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर अर्थ. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर अर्थ, अर्थ के लिए 9.8 न्यूटन जितनी वैल्यू है 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट की. कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस में सबसे पहले कैप्लर्स जो थे उन्होंने बोला था कि भाई जो सारे सन हैं वो बीच में हैं, और सारे के सारे जो प्लैनेट्स है वो क्या करते रहते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं. बाद में उसने बोला कि रोटेट तो करते ही रहते, बट उसका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ नहीं है. आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर्कल पाथ में ही सारे जो प्लैनेट्स है वो रोटेट करेंगे. ओके, तो इस तरह से तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. ओके, यहाँ पर सारे प्लैनेट्स होंगे, तो वो तो सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर. एलिप्टिकल यानी कि इस तरह का शेप में जो है वो प्लैनेट जो है वो सारे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. ओके, इस तरह के शेप में. यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आपको दी गई है स्क्रीन के ऊपर, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ. ओके, एलिप्टिकल यानी कि एग लाइक स्ट्रक्चर, एग लाइक शेप जो है, ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिप्टिकल कहेंगे. और एलिप्टिकल शेप के अंदर ही सारे प्लैनेट्स जो है वो रोटेट करते रहते हैं. एवरी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज इन elliptical orbit with the sun at the one of the foci of the elliptical orbit. तो सोचो कि एक तो ये एलिप्टिकल शेप में ट्रैवल कर रहा है और साथ ही साथ पूरा सन भी यूनिवर्स में घूम रहा है, तो कितनी सारे मोशंस एक साथ हो रहे होंगे ये यूनिवर्स के अंदर. ये बहुत ही जानने वाली बात है, सोचने वाली बात है. ओके, फिर मैं एक एनिमेशन आपको दिखाने वाला हूँ कल, जो कि क्या होगा कि जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि भाई पूरा का पूरा यूनिवर्स के अंदर जो सन सोलर सिस्टम है वो किस तरह से रोटेशन हो रहा है. एक तो हमारा अर्थ भी रोटेट हो रहा है, सारे प्लैनेट्स रोटेट हो रहे हैं, साथ ही साथ वो पूरे यूनिवर्स के अंदर रोटेट हो रहा है. ओके, न्यूटन सेकंड लॉ आपको होमवर्क के अंदर करना है.
ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री फॉल के बारे में। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, और यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम। आज के लिए आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलो, बहुत सारे टॉपिक्स है आज। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलो, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? derive with equation and SI unit। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा derive the equation for second law of motion। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा explain the Kepler's law of यूनिवर्स। तो ये जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ मैं। 3 क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, आप लोगों को मैंने समझा दी है सारे की सारी चीज़ें। ओके, फिर भी यहाँ पर है सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर पॉज करके फिर देख लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस लेक्चर। चलो, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।